जय हिंद दोस्तों। आज 3 जुलाई 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, विजडम एजुकेशन सर्च करेंगे, हमारा चैनल आपको वहाँ मिल जाएगा। आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का, या जो अन इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करना होता है वो मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। फर्स्ट पेज पे इस न्यूज़ को देख सकते हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि जिस तरह से उदयपुर की घटना हुई है उसी तरह से एक अमरावती में घटना हुआ था। तो एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी जांच कर रही है कि आखिर हुआ क्या था वहाँ पे, अमरावती में किस तरह की घटना हुई थी। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब जांच करती है तो इनके जांच करने का मकसद होता है कि आतंकवादी घटना से वो संबंधित तो नहीं है। एनआईए के बैकग्राउंड को देखिए। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में मुंबई टेरर अटैक के बाद हुआ था। मुंबई टेरर अटैक के बाद सरकार को एक ऐसी एजेंसी की विचार आया, या सरकार एक ऐसी एजेंसी के बारे में सोची कि जो सिर्फ आतंकवादी घटनाओं को लेकर के समर्पित हो, आतंकवादी घटनाओं को लेकर के जांच करे या आतंकवादी घटनाओं को रोकने का काम करे। इसलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना वर्ष 2008 में मुंबई टेरर अटैक के बाद किया गया था। तो एनआईए यहाँ पे जांच करना शुरू कर दी है और साथ ही साथ अभी जो भी इशू चल रहा है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने देते हैं, उसके बाद डिटेल से उस पर एनालिसिस हम लोग करेंगे। देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई बार ऑलरेडी हमने इस पर डिस्कस किया है। विदेश से रिश्तेदार अब बिना रुकावट के 10 लाख रुपए तक भेज सकेंगे। पहले ये राशि था 1 लाख रुपया। तो पहले 1 लाख रुपए तक बिना रुकावट के विदेश से जो रिश्तेदार है अपने रिश्तेदार को भेज पाते थे इंडिया में। अब इसकी सीमा कर दिया गया है 10 लाख रुपए तक। और इसके लिए बेसिकली विदेशी अंशदान विनिमय संशोधन नियम 2022 अधिसूचित किया गया है। इसी के तहत सरकार ये प्रोविज़न किया। FCRA एक्ट अभी काफ़ी चर्चा में है। देश में जिस तरह से आतंकवादी घटना हुई है या देश में जिस तरह से कई सारे घटना हुई है, उसके बैकग्राउंड में आपको दिखेगा कि विदेशी साजिश दिखेगी। और विदेशी साजिश जब होती है तो विदेश पैसा नॉर्मली एनजीओ को देता है और एनजीओ के माध्यम से या तो आतंकवादी घटना या इस तरह के कई सारे घटना को अंजाम देने का प्रयास किया जाता है। तो इसलिए FCRA एक्ट काफ़ी अभी चर्चा में है। मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा FCRA एक्ट के बारे में। FCRA एक्ट मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, 1976 में आया था। हिंदी में इसे कहते हैं विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 1976। विदेशी अंशदान को नियंत्रित करने के लिए और ऐसे अंशदान जो यह सुनिश्चित करे कि देश के आंतरिक सुरक्षा पे उसका प्रतिकूल प्रभाव न हो, इसी के लिए 1976 में FCRA एक्ट को लाया गया था। इसे वर्ष 2010 में संशोधन किया गया है और 2020 में भी इसमें संशोधन किया गया। अब 1976 का अगर आप ईयर याद कीजिए, 1976 में इंदिरा गांधी की समय थी और आई थिंक भारत में उस समय में आपातकाल चल रहा था। साथ ही साथ वर्ल्ड स्तर पे विश्व युद्ध चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में विश्व 2 धुरी में बटा हुआ था और वो दोनों ही धुरी किसी न किसी रूप से भारत को इन्फ्लुएंस करने का कार्य कर रहा था। तो इसलिए इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये प्रयास किया गया कि ये दोनों ही धुरी भारत को किसी रूप में प्रभावित ना करे और साथ ही साथ भारत के चुनाव को ये लोग बाहरी रूप से नियंत्रण ना करें, शीत युद्ध से हम बचें। इसी के लिए 1976 में FCRA एक्ट को लाया गया था। FCRA विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले सभी संघ, सभी समूह, एनजीओ पे लागू होता है और ऐसे सभी एनजीओ के लिए FCRA के तहत स्वयं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। जो भी एनजीओ, जो भी समूह, जो भी एसोसिएशन विदेश से पैसा मंगाता है उसके लिए अनिवार्य है कि वो FCRA रजिस्ट्रेशन करवाएं। बिना FCRA रजिस्ट्रेशन करवाए हुए आप विदेश से पैसा नहीं मंगा सकते हैं यदि आप एनजीओ को संचालित करते हैं तो।
अब देखिए एफसीआरए के तहत क्या क्या आरोप लगा, कुछ एनजीओ पे क्या क्या आरोप लगा है। मार्च 2021 में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार ये एनजीओ 4 साल में 51,000 करोड़ रुपए का विदेशी चंदा प्राप्त किया। बहुत सारे एनजीओ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के काम में इन्वॉल्व होते हैं। ब्लैक को व्हाइट कन्वर्ट करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यदि विदेशी अंशदान अनियंत्रित हुआ तो देश की संप्रभुता के लिए विनाशकारी होगा, यानी हमें विदेशी अंशदान को रेगुलेट करके रखना है, और ये रेगुलेट अगर नहीं किया गया, अनियंत्रित हुआ तो देश की संप्रभुता के लिए खतरा है, विनाशकारी है। 2010 से 19 में के बीच चंदे की राशि दोगुनी हुई है और चीन और पाकिस्तान की अहम भूमिका है। तो एक डाटा के अनुसार, ये गृह मंत्रालय का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है, कि 10 से 19 के बीच में विदेशी अंशदान हमारा लगभग दोगुना हो गया। जो एनजीओ को पैसा मिलता था वो दोगुना हो गया, और इसमें पाकिस्तान और चीन दोनों की अहम भूमिका है। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि दिल्ली में जो धरना हुआ था, दिल्ली में जो शाहीन बाग में धरना हुआ था, कई महीनों तक चला था। अभी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार उस धरना के पीछे जो है पैसा इन्वॉल्व था, एनजीओ का पैसा इन्वॉल्व था, और ये एनजीओ का पैसा आया था पाकिस्तान के थ्रू, या ये एनजीओ का पैसा आया था चीन के थ्रू। तो ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट का है। इसके अलावा आप देखेंगे कि देश में जो परमाणु बिजली है, या कोयला घर है, यूरेनियम खाद्यान्न है, जीएम तकनीक, पनबिजली योजना आदि मामले में मिथ्या रिपोर्ट प्रकाशित करके ये एनजीओ सुप्रीम कोर्ट में जाती है और उसे कानूनी अड़ंगा लगा करके धरना प्रदर्शन करके रोकने का काम करती है। इससे हमारी जीडीपी को 3% का नुकसान होता है। आपने देखा होगा कि चारधाम परियोजना को रोकने के लिए एक एनजीओ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गई और अड़ंगा लगाने का प्रयास किया। अब चारधाम परियोजना भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चारधाम परियोजना के माध्यम से भारत अपनी सड़क जो है उत्तराखंड की सीमा तक ले जा सकता है। भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड की सीमा तक पहुंचा सकता है। अब उत्तराखंड, अगर ये आप भारत का मैप देखिए, मान लीजिए इधर उत्तराखंड है तो इधर चीन है। चीन ने ऑलरेडी अपना अगर ये चीन है, मान लीजिए ये उत्तराखंड का है और इधर चीन है, तो चीन अपने यहाँ में ऑलरेडी बाउंड्री डेवलप कर लिया। चीन अपने जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है। चीन के सैनिक आसानी से अपने यहाँ आ सकते हैं, उत्तराखंड की सीमा तक आ सकते हैं। क्या भारत के सैनिक उत्तराखंड की सीमा तक आसानी से जा सकते थे? बिल्कुल नहीं। तो इसी के लिए आवश्यक था चारधाम परियोजना, और चारधाम परियोजना को रोकने के लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुछ एनजीओ गई थे। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसको मानने से इनकार कर दिया, उनका जो भी रीजन था उनको मानने से इनकार कर दिया था। तो इस तरह से डाटा है हमारे पास कि परमाणु बिजली, कोयला घर, यूरेनियम खाद्यान्न, जीएम तकनीक, पनबिजली योजना आदि मामले में मिथ्या रिपोर्ट प्रकाशित करके, यानी गलत रिपोर्ट छाप करके ये एनजीओ कानूनी अड़ंगा लगाती है, धरना प्रदर्शन करती है और जीडीपी को 3% तक का नुकसान पहुंचाती है। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एप्पल प्लांट जो हमारा साउथ में है, उस एप्पल प्लांट पे वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया। वहाँ के जितने भी कर्मचारी थे वो धरना प्रदर्शन किए थे, और ऐसा माना जा रहा था कि उस धरना प्रदर्शन के पीछे भी कहीं न कहीं विदेशी साजिश इन्वॉल्व थी, कहीं न कहीं एनजीओ को फंडिंग इन्वॉल्व था। जैसे ही धरना प्रदर्शन हुआ, उसी दिन लगभग 1 घंटे के बाद चीन के ग्लोबल टाइम्स में एक पूरा का पूरा लेख आ जाता है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो विश्व की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, उसके लिए उपयुक्त जगह नहीं है। तो आप सोच कर देखिए, भारत में धरना स्टार्ट हुआ, 1 घंटे के बाद चीन की ग्लोबल टाइम्स में ये आर्टिकल छपना, ये संदेह की स्थिति उत्पन्न करती है कि क्या भारत में जो धरना हुआ उस धरना को क्रिएट करवाने में चीन की भूमिका तो नहीं थी। इसी तरह से वर्तमान की जो उदयपुर की घटना हुई है, या वर्तमान में अगर आप देखेंगे अमरावती की घटना हुई है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ इंटरनेशनल साजिश मुझे दिख रही है। हो सकता है कुछ दिन के बाद उसका एग्जैक्ट हमें स्टेटस पता चले, या एग्जैक्ट जानकारी हमें पता चले। एनआईए जांच कर रही है, हमारे देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच कर रही है, हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। 2014 से लेकर अभी तक 20,000 एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए गए हैं।
गृह मंत्रालय ने 6000 लाइसेंस रद्द किए हैं, जिसमें ऑक्सफैम, जामिया मिलिया इस्लामिया, आईआईटी दिल्ली, आईआईएम कोलकाता आदि के एनजीओ भी शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं। देश में 33 लाख एनजीओ में सिर्फ 10% ही सरकार को रिपोर्ट देती है। तो ये सारा कई सारा फैक्ट है कि वर्तमान में एनजीओ को लेकर के देश में क्या क्या चुनौती है या क्या क्या आरोप लगे हैं, ये कुछ रिपोर्ट हमारे पास है। अब देखिए, सरकार ने एफसीआरए एक्ट 2020 में क्या संशोधन किया था। कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन की मैं जिक्र आपके साथ करूंगा। पहला है कि विदेशी धन प्राप्त करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ को गृह मंत्रालय के पास पंजीकरण करवाना होगा। इसे एक विशिष्ट एफसीआरए पंजीकरण संख्या सौंपी जाएगी, जिसे 5 वर्ष के बाद आपको रिन्यूअल करवाना होगा। तो आपको विदेश से पैसा प्राप्त करना है, आपको एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा गृह मंत्रालय के पास, और प्रत्येक 5 वर्ष पे उसका रिन्यूअल करवाना होगा। नहीं करवाने पे पंजीकरण संख्या रद्द हो जाएगी और अगले 3 साल तक के लिए आप फिर नए पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप 5 साल में उसका रिन्यूअल नहीं करवाएं तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और फिर अगले 3 वर्ष तक आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो 2020 में किया गया था वो ये किया गया था कि प्रशासनिक व्यय पे धनराशि विदेशी फंड के 50% से घटा के 20% कर दिया गया। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे एक एनजीओ को मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होती थी। पहले ये प्रोविजन था कि इस 100 करोड़ रुपए में 50 करोड़ रुपए जो है वो प्रशासनिक व्यय पे खर्च करेंगे और 50 करोड़ जिस कार्य के लिए उसे मिला हुआ है उस कार्य पे खर्च करेंगे। जैसे एनजीओ को मान लीजिए चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 100 करोड़ रुपया मिला हुआ, तो 50 करोड़ रुपया वो प्रशासनिक व्यय पे खर्च करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अपने स्टाफ को देने के लिए खर्च करेंगे, अपने ऑफिस में जो फर्नीचर वगैरह है उसको लिए खर्च करेंगे, ऑफिस बिल्डिंग के लिए खर्च करेंगे, ये सब के लिए वो 50 करोड़ खर्च करेंगे। और जो रिमेनिंग 50 करोड़ है वो 50 करोड़ वो खर्च करेंगे किसके लिए, तो चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए खर्च करेंगे या जिस काम के लिए एनजीओ कार्य कर रही है उस कार्य में खर्च करेंगे। इसमें अब चेंज किया गया है कि अब प्रशासनिक व्यय पे 20% ही खर्च करेंगे, यानी 20 करोड़ रुपए प्रशासनिक व्यय पे खर्च करेंगे और रिमेनिंग 80% यानी 80 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे जिस कार्य के लिए उन्हें दिया गया है उस कार्य पे। अब होता क्या था कि बड़ा जो अमाउंट होता था उसमें प्रशासनिक व्यय पे मान लीजिए कि 1000 करोड़ रुपए एनजीओ को प्राप्त हुआ, तो वैसी कंडीशन में 500 करोड़ रुपया वो एनजीओ शो करते थे कि हम प्रशासनिक व्यय पे खर्च करेंगे और बाद में उसी में से कई सारा पैसा जो है, जो कंपनी उनको पैसा दी है उनको ब्लैक में से वाइट कन्वर्ट करके दे देती थी, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का अच्छा खासा काम होता था। इसी प्रशासनिक व्यय के नाम पे जो पैसा आता था उसका कई सारा यूज देश में धरना करवाने के लिए किया जाता था, देश में कई सारा गलत कार्य कराने के लिए किया जाता था। तो अब सरकार ये सीमा किया है कि जो आपको पैसा मिलेगा उसका महज 20% ही, अगर 100 करोड़ रुपये आपको मिलता है तो सिर्फ 20 करोड़ ही प्रशासनिक व्यय पे खर्च कर सकते हैं और 80 करोड़ रुपये आपको निर्दिष्ट कार्य के लिए खर्च करना होगा जिसके लिए आपको प्राप्त हुआ पैसा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया है 2020 में, इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो रहा। लोक सेवक के लिए विदेशी अंशदान लेने में पाबंदी का प्रावधान है, यानी आप पब्लिक सर्वेंट हैं तो आप विदेशी अंशदान नहीं ले सकते हैं। अधिनियम में आधार को एनजीओ या विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले लोगों और संगठनों के लिए सभी पदाधिकारी, निदेशक या अन्य प्रमुख अधिकारियों के लिए अनिवार्य पहचान पत्र बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। यानी जो एनजीओ विदेश से पैसा मंगाता है उस एनजीओ के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी उसके निदेशक हैं, सभी का आधार अनिवार्य रूप से जमा करना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। विदेश से आए धन को किसी व्यक्ति और संस्था को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक चेंजेस किया गया था एफसीआरए एक्ट 2020 में। जब हमारे पास कई सारा रिपोर्ट आया कि एनजीओ गलत कार्यों में इन्वॉल्व है, तब सरकार ने ये सारे कई स्टेप उठाए। अब आज का न्यूज़ क्या है? आज का न्यूज़ ये है कि विदेशी अंशदान विनियम संशोधन नियम 2022 के तहत आपके रिश्तेदार बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी रुकावट के 10 लाख रुपए तक आपको भेज सकते हैं। पहले ये जो है सूचना था, पहले ये था सीमा 1 लाख रुपए तक का, और 10 लाख रुपए से अधिक आपको अगर भेजेंगे
तो उसके लिए आपको 90 दिन के भीतर सरकार को इन्फॉर्मेशन देना है। पहले ये सीमा था 30 दिन। तो 10 लाख से अधिक भेजने पे आपको 90 दिन तक या 90 दिन के भीतर सरकार को इन्फॉर्मेशन देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो एनजीओ के लिए ये जो एक्ट है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अंतरिक्ष में रहने से कमजोर होती है हड्डियां, दिल पे भी प्रभाव पड़ता है। अंतरिक्ष में जो 17 यात्री गए हैं उनके आधार पे ये रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है कि अंतरिक्ष में जो लोग रहते हैं उनकी हड्डियां कमजोर होती है और उसका हार्ट भी कमजोर होता है। कामकाजी महिलाओं के लिए सखी निवास शुरू करेगी केंद्र सरकार। देखिए, जब महिला सशक्तिकरण आपने टॉपिक बनाया होगा, यदि आपने महिला सशक्तिकरण टॉपिक बनाया है तो महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयास में इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा। और इसी तरह से आपका नोट्स इनरिच होता है, कुछ ना कुछ पॉइंट आपको पेपर में मिलता है। और जो आपने नोट्स पहले से बनाया हुआ महिला सशक्तिकरण पे आपने बहुत सारा चीज़ लिखा होगा, तो उसमें एक पार्ट इसको नोट कर लीजिएगा कि सरकार ने ये स्टेप उठाया। ये स्टेप क्या है कि ऐसी महिला जो कामकाजी महिला है तो उनके लिए सरकार हॉस्टल बनाएगी और उस हॉस्टल का नाम सरकार ने सखी निवास रखा है। तो ये बेसिकली दिल्ली में शुरुआत हो रहा है, लेकिन इसके धीरे धीरे अन्य राज्य में भी किया जाएगा। न्यायपालिका केवल संविधान के प्रति जवाब दे, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना जी का स्टेटमेंट है कि भारत की न्यायपालिका संविधान के प्रति जवाबदेह है। और वैसे भी अगर आप देखिए कि भारत में किसकी सर्वोच्चता है, ये पूछा जाए आपसे, तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता, ना तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता है और ना ही संसद की सर्वोच्चता है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, सबसे सर्वोच्च है भारत में संविधान। नीति आयोग के आयुष आधारित प्रथाओं के कंपेडियम जारी किया गया है ताकि देश में कोरोना की स्थिति को रोक सके। तो इसलिए आयुष प्रणाली पे नीति आयोग लगातार जोर देने का प्रयास कर रही है। सितंबर से हर माह शुरू होगी 4 वंदे भारत ट्रेन, एक बार देख सकते हैं। छह दिन पहले पहुंचा मानसून। देखिए, आईएमडी का कहना है कि 6 दिन पहले मानसून पहुंचा है। अब आईएमडी चूंकि चर्चा में, तो आईएमडी के बारे में पढ़ लेना चाहिए, थोड़ी सी जानकारी जरूर होना चाहिए। देश भर में जो मानसून पहुंचता है हमारे लगभग 8 जुलाई को पहुंचता है, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि देश भर में मानसून पहुंच चुका है 2 तारीख को ही। तो 6 दिन पहले मानसून पहुंच चुका है। आईएमडी के अनुसार, आईएमडी मतलब होता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था और स्वतंत्रता के बाद 27 अप्रैल 1949 को यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन का भी एक सदस्य बना है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य मौसम संबंधी भविष्यवाणी व प्रेक्षण करना और भूकंपीय विज्ञान के क्षेत्र में शोधन करना है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर और नई दिल्ली में है। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है आईएमडी के बारे में। दोस्तों, ये हमारा INS विक्रांत है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी ये इस पर कई सारा एयरक्राफ्ट होगा यहाँ पे, और ये आपको दिख रहा है रोड टाइप का। तो ऐसे करके यहाँ से एयर जो है डायरेक्टली यहाँ से फ्लाइट करने का कार्य करेगा। तो एयरक्राफ्ट कैरियर है, कई सारे लड़ाकू विमान यहाँ पे होंगे, इस पे होंगे, और इसी तरह से ये यहाँ से उड़ान भरने का कोशिश करेगा, इसी से उड़ान भरेगा। तो इसका नाम याद रखिएगा, INS विक्रांत, जो भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर है। ताजमहल के बंद तहखाने में नहीं है देवी देवताओं की मूर्ति, ASI लगातार चर्चा में है। ताजमहल को लेकर के भी चर्चा है, ज्ञानवापी इशू को लेकर के भी ASI चर्चा में है। तो ASI के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूर होना चाहिए। ASI मतलब होता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। यह बेसिकली संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष का रखरखाव करना है। इसके अतिरिक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों को देश भर में लागू करना है। पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी रेगुलेट करना है। इसकी स्थापना वर्ष 1861 में यानी 1857 के क्रांति के 4 वर्ष के बाद 1861 में हुआ था और अलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। वर्तमान में जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं वी विद्यापति। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें याद रखना चाहिए। इस पेज को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। डीआरडीओ ने मानव रहित स्वदेशी विमान की पहली उड़ान रही सफल। तो स्वदेशी है हमारा ये, और मानव रहित स्वदेशी विमान की पहली उड़ान डीआरडीओ की सफल रही है, यानी इस पे कोई पायलट नहीं था, बिना पायलट के इसे उड़ाया गया। एडिटोरियल सेक्शन में आज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित हैं। ग्लोबल वार्मिंग से जो भी न्यूज आता है, ग्लोबल वार्मिंग पे एक सेपरेट आप लोग नोट्स बनाइएगा, और जो भी इस तरह का न्यूज आता है उसको एक पॉइंट में जरूर लिख लीजिएगा, यानी उसका इम्पैक्ट को लेकर के डेली पेपर में कुछ ना कुछ चर्चा रहता है। एक इम्पैक्ट इसको लिखिएगा, और आज के पेपर में नीचे भी 1-2 इम्पैक्ट दिया हुआ उसको आप लोग लिखिएगा। बाकी ग्लोबल वार्मिंग पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। जीएसटी स्लैब में हो सकती है कटौती। देखिए जीएसटी स्लैब अभी हमारे पास जो है वो है 5% का, 12% का, 18% का और 28% का। अब 12% और 18% की जगह एक नया स्लैब आ सकता है 15-16% का। तो देखते हैं, इसी को लेकर के चर्चा है, इस पे अब क्या होता है ये देखने का विषय है। सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध, ये अमित शाह जी का स्टेटमेंट है, केंद्रीय सहकारी मंत्री का स्टेटमेंट है। सहकारिता को लेकर के भी मैं लगातार देख रहा हूँ, प्रत्येक दिन पेपर में आता है, और मैंने डिटेल से 3-4 दिन पहले डिस्कस किया था सहकारिता के बारे में। आप लोग से मेरा आग्रह है कि आप लोग भी सहकारिता को लेकर के एक सेपरेट नोट्स बनाइएगा। भारत ब्रिटेन में वित्तीय सेवाओं को लेकर के असीम संभावना। ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं ऋषि सुनक, ये अपना स्टेटमेंट जारी कर रहे थे इंडिया ग्लोबल फोरम के जो यूके इंडिया अवार्ड सेरेमनी के दौरान। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसका, अगर बैकग्राउंड देखिए तो बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर आ चुका है। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन चाहता है कि भारत के साथ एक नई ट्रेड डील साइन हो। इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इंडिया आए थे और भारत के प्रधानमंत्री से उन्होंने बातचीत किया था, तो एक सख्त हिदायत दिया था कि अपने अधिकारियों को कि गेट इट डन बाय दीपावली, दीपावली से पहले इसको कर लीजिए, यानी दीपावली से पहले जो है जो ट्रेड डील है वो भारत के साथ उसको डिस्कस करके उसको साइन किया जाए। तो ये ब्रिटेन लगातार प्रयास कर रहा है कि भारत के साथ जो भी वार्ता चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, एफटीए की, वो दीपावली से पहले हर हाल में साकार हो। और ये ब्रिटेन के लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर आ चुका है और उससे भारत के लिए एक अलग से रणनीति बनाने की आवश्यकता है। बढ़ते खर्च के लिए राजस्व की हर संभावना टटोलने में जुटी है सरकार। जिस तरह से खर्च बढ़ रहा है उसी अनुसार राजस्व बढ़े, इसके लिए सरकार हर संभावना में जुटी हुई है। लुहांस्क पे रूसी कब्जा तय, सीरिया देगा मान्यता। लुहांस्क यूक्रेन का एक पार्ट था जिसमें रूसी कब्जा हो गया है और सीरिया इसे रूस के क्षेत्र के रूप में मान्यता देगा। अब देखिए ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है कि जर्मनी रूस का सबसे बड़ा आयातक था गैस का। जर्मनी विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जिस तरह से रूस ने गैस का निर्यात जर्मनी को कम कर दिया है, 50% कर दिया है, आधा कर दिया है, वैसी स्थिति में जर्मनी में हाहाकार मच गया है कि अब क्या होगा। तो
विश्व के हर एक देश एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, और बेसिकली रूस इसलिए कर रहा है, जर्मनी पे इसलिए प्रेशर दे रहा है कि वो यूरोपीय यूनियन में रूस का समर्थन करे। वो जो सैंक्शन लगा हुआ, पश्चिमी देश सैंक्शन लगाया है या यूरोपीय यूनियन सैंक्शन लगाया है, नाटो ने सैंक्शन लगाया है रूस पे, वो कम करें। तो इसलिए रूस के पास हथियार है गैस उन्होंने यूरोपीय यूनियन को देना कम कर दिया है, और रूस चाहता है कि यूरोपीय यूनियन उन पे सैंक्शन कम लगाए या सैंक्शन समाप्त करे। देखिए, ये न्यूज़ भी काफ़ी चर्चा में था कि अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाया है बंदूक पे, ये सार्वजनिक स्थान पे प्रतिबंध रहेगा, यानी सार्वजनिक स्थान पे अमेरिका में लोग बंदूक लेकर नहीं जा सकते हैं, खास करके टाइम स्क्वायर या अन्य सार्वजनिक स्थानों पे। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो हुआ था जेनेवा में कुछ दिन पहले, जिसमें हमारे देश के माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी शामिल हुए थे, उसमें हम लोग डिटेल से इस टॉपिक पे चर्चा किया था। हमने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच में कई सारा सकारात्मक संदर्भ है, कई सारे सकारात्मक पॉइंट हैं, लेकिन कुछ नकारात्मक पॉइंट भी हैं, कुछ जगह चुनौती भी है। और एक चुनौती है WTO में, जिस तरह से भारत अपने किसानों को सब्सिडी देता है, उसका मुद्दा WTO में अमेरिका उठाता है। अमेरिका भारत के अगेंस्ट है WTO में, ब्राज़ील भारत के अगेंस्ट है WTO में। तो ऐसी स्थिति में यद्यपि ये जो 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था, इसमें चर्चा नहीं किया गया था। हालांकि बाली कन्वेंशन जो 2013 में हुआ था WTO का, उसमें भारत को पीस क्लॉज दिया गया था, छूट दिया गया था, विशेष छूट दिया गया था, जिसे हम लोग पीस क्लॉज कहते हैं। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, अगर होगा समय मिलेगा तो WTO पे मैं सेपरेट वीडियो बना करके डिटेल से डिस्कस कर दूंगा इस पॉइंट पे, क्योंकि ये चर्चा काफ़ी वर्षों से, मतलब काफ़ी वर्षों से ये चर्चा हो रहा है, कई 3-4 वर्ष तो मैं ये देख रहा हूँ। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लीबिया में प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पे धावा बोला। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था, अफ्रीका का ही एक देश था, आई थिंक सूडान था। तो सूडान में भी इस तरह की घटना हुई है, लीबिया में भी इस तरह की घटना हुई है। तो जो भी देश में इस तरह की घटना हो, उस देश का आपको हिस्ट्रिकल आई थिंक ज्योग्राफी देख लेना चाहिए था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो नहीं कहूँगा, ज्योग्राफी उसका देख लेना चाहिए कि वो देश कहाँ पे है, उसका लोकेशन क्या है, उसके आसपास के देश क्या है, वहाँ पे कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसके बारे में आप लोग को देख लेना चाहिए, क्योंकि इसी पर्सपेक्टिव से UPSC PT में क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए लीबिया में प्रदर्शनकारी ने संसद भवन पे हमला बोला है, नेक्स्ट ईयर आपको क्वेश्चन एक लीबिया से पूछ देगा, लीबिया के ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ देगा। तो ऐसी स्थिति में गूगल मैप पे जाकर के लीबिया के लोकेशन को आप लोग देख लीजिएगा। स्पार्क, यहाँ पे इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आंतरिक क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है उसको लेकर के ये न्यूज़ है, इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के एक ये न्यूज़ है कि हिमालय क्षेत्र में 2050 तक बढ़ जाएगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और पिघलेंगे ग्लेशियर। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है। अब सोचिए कि हिमालय क्षेत्र में 2050 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा और ग्लेशियर पिघल जाएगा तो क्या होगा? लक्षद्वीप जैसा द्वीप हमारा डूब जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह डूब जाएगा, मालदीव डूब जाएगा। तो विश्व के कई सारे द्वीप डूब जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो आवश्यकता यह है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें आवश्यक कदम उठाने चाहिए। और मुझे लगता है कि दुनिया में वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती है तो वो है ग्लोबल वार्मिंग और इसको रोकना। ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक समस्या है और उसका वैश्विक निदान ही हो सकता है। कोई एक देश ग्लोबल वार्मिंग का निदान नहीं कर सकता है। विश्व के सभी देशों को साथ आना होगा, मिलकर कार्य करना होगा, प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा और तभी जाकर के वैश्विक रूप से इसका निदान हो सकता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।